हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। ये जो एस के झा सर के द्वारा साइंस का बुक लाया गया है, उसी बुक से हम लोग फिजिक्स में लाइट चैप्टर को देखेंगे। और इस बुक को पढ़ने से ये होगा कि एनसीईआरटी के जितने भी सारे प्रश्न हैं, जितने भी सारे प्रश्न इनसे बनते हैं, वो सारे प्रश्न बन जाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें बताया गया पहला कि न्यूटन के अनुसार प्रकाश कणों से मिलकर बना है। प्रकाश कणों से मिलकर बना है, जिन्हें कणिका भी कहते हैं। ठीक है। और सबसे पहले ये बात किसने बताया कि प्रकाश कणों से मिलकर बना है? तो ये न्यूटन बताए थे। और 1905 ईस्वी में आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या की। आइंस्टीन जो है 1905 ईस्वी में प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या की, और इसी के लिए इनको 1921 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के द्वारा ही ये सिद्ध हो पाया कि प्रकाश किसके कणों से मिलकर बना है। इसके द्वारा ही सिद्ध हो पाया, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के द्वारा ही सिद्ध किया गया कि प्रकाश जो है वो कणों से मिलकर बना है। और ये सिद्ध करने वाला कौन थे? तो आइंस्टीन प्रकाश वैद्युत प्रभाव के द्वारा ये बात सिद्ध किए कि प्रकाश कणों से मिलकर बना है, और ऐसा बात बताए हैं न्यूटन ने। ठीक। आगे देखिए। जबकि हाइजेन बताते हैं, हाइजेन क्या बताते हैं कि प्रकाश तरंग है। ठीक है। प्रकाश कण नहीं है, प्रकाश एक तरंग है। और इस बात को कौन सिद्ध किए? तो इस बात को यंग ने सिद्ध किए कि प्रकाश एक तरंग है। यंग है जो व्यतिकरण की सहायता से तरंग गुण को साबित कर दिया। लेकिन आधुनिक विचारधारा के अनुसार, अभी के अनुसार सब लोग मानते हैं कि प्रकाश कण और तरंग दोनों है। ठीक। आधुनिक विचारधारा के अनुसार प्रकाश जो है वो कण और तरंग दोनों है। रोमर ने सन 1676 ईस्वी में निर्वात में प्रकाश के वेग का पता लगाया। सबसे पहले रोमर वैज्ञानिक जो थे, उन्होंने 1676 ईस्वी में निर्वात में प्रकाश का वेग पता लगाया। और ये वेग कितना है? लगभग तो 3 गुने 10 की पावर कितना 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। आगे देखिए। ट्रांसपेरेंट जानते हैं? ट्रांसपेरेंट उसको कहेंगे जिसमें से प्रकाश आर पार दिखाई दे, और इसी को पारदर्शी। अब कोई कोई एग्जाम में ये होता है कि पारदर्शी ना देकर इंग्लिश वर्ड ही दे देता है, ट्रांसपेरेंट। तो इसको याद रखेंगे। अर्ध पारदर्शी, इससे तो पता चल रहा है हिंदी वर्ड से कि अंशतः प्रकाश, इसमें प्रकाश जो होगा अंशतः आर पार होगा। लेकिन अब इंग्लिश वर्ड ज़्यादा हिंदी में ही लिखेगा, लेकिन अर्ध पारदर्शी की जगह पे ट्रांसलूसेंट लिख देगा। तो ये याद रखिएगा। ठीक है। ट्रांसलूसेंट यानी प्रकाश अंशतः आर पार होगा। और अपारदर्शी जिसमें प्रकाश आर पार नहीं होगा, इसी को बोलेंगे ओपेक। क्या बोलेंगे? ओपेक। ओपेक तो प्रकाश इसमें आर पार नहीं जाएगा। आगे देखिए। आगे है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, तो यह घटना क्या कहलाएगा? प्रकाश का परावर्तन। जैसे ये देखिए, ये सतह, तो प्रकाश इस सतह पे आके टकराई और वापस इसी माध्यम में लौट गया, तो ये क्या हो गया? प्रकाश का परावर्तन। और ये जो किरण आई, ये आ रहा है ना, ये किरण आ रही है, इसीलिए ये हो गई आपतित किरण। और ये किरण वापस परावर्तित हो रही है, लौट रही है, तो ये हो गया परावर्तित किरण। ठीक है। आगे देखेंगे। आगे है कि प्रकाश के परावर्तन के फलस्वरूप तीव्रता में कमी आती है, जबकि तरंगदैर्घ्य तथा आवृत्ति नहीं बदलता। मान लिया जाए यहाँ प्रकाश आ रहा है, तो ये जिस तीव्रता से आ रहा है उस तीव्रता से ये लौटती नहीं, इसकी तीव्रता में जो कमी आ जाती है। ठीक है। लेकिन तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति नहीं बदलती है, सेम ही रहता है। आगे देखते हैं परावर्तन का नियम। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। ये हो गई आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, और इसको बोलेंगे अभिलंब। ये तीनों है जो एक ही
तल पे है, एक ही तल पे होता है। आगे है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। देखिए ये हो गया आपतन कोण, ठीक, और ये हो गया आपका परावर्तन कोण। तो ये कोण और ये कोण ये दोनों बराबर होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। आगे प्रकाश की किसी चमकीली सतह पर आपतित होना नियमित परावर्तन कहलाता है। जब प्रकाश कोई चमकीली सतह पर आपतित होती है, चमकीली सतह पे, तो नियमित परावर्तित होते रहेगी ना, इसीलिए अगर कोई प्रकाश चमकीली सतह पर आपतित होती है तो वो कहलाता है नियमित परावर्तन। कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार वस्तु पृष्ठ दर्पण के समान ही व्यवहार करता है, ठीक है। यानी कोई ज़रूरी नहीं है कि वो शीशा ही होना चाहिए तब वो दर्पण है। कोई भी पॉलिश किया हुआ वस्तु या चमकदार, है ना, जिसमें हमारा थोड़ा बहुत भी चेहरा दिखे, वो किस तरह से कार्य करेगा, तो पृष्ठ दर्पण के तरह ही व्यवहार करेगा। कभी कभी हम लोग अगर साफ जल हो इसमें भी हमारा चेहरा दिख जाता है, तो वो भी एक दर्पण की तरह कार्य कर रहा है। आगे है कि सही प्रकार के परावर्तन पृष्ठ परावर्तन के नियम का पालन करता है। जितने भी तरह का परावर्तन हो रहा है वो किसका पालन करता है, तो पृष्ठ परावर्तन का। आगे ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको देखेंगे। इसमें बताया गया दिए गए चित्र में एक्स वाई किरण, ये जो एक्स वाई किरण है वो ए बी से टकराती है, ये ए बी से टकरा रही है, ठीक है, देखिए टकरा रही है, ठीक। तो ए सी से टकराने के बाद जब ये इस पे आई तो परावर्तित होकर यहाँ चली गई। तो ए सी से टकराने के बाद उसकी दिशा फिर टकराई तो यहाँ फिर से परावर्तित होगी, तो इसकी दिशा किधर होगी, इस ऐसे होगी ना। तो एक्स वाई के तो समानांतर हो गया, लेकिन एक्स वाई में ये जो प्रकाश आ रही थी इस दिशा में आ रही थी, परावर्तित हो रही है वो इस दिशा में, तो दिशा चेंज हो गया, विपरीत दिशा, लेकिन एक्स वाई के समानांतर हो गया। आगे देखेंगे चांदी प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक है। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक कौन है, तो चांदी, ठीक है। इसलिए दर्पणों पर चांदी की कलई की जाती है, इसीलिए दर्पण पर है जो चांदी की कलई कर दी जाती है, क्योंकि चांदी जो है वो प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक होता है। चिकने पृष्ठ से हमेशा नियमित परावर्तन, है ना, चिकने जो है तो उससे हमेशा नियमित परावर्तन होते रहता था। अगर वो खुरदरे है तो उससे क्या होगा, अनियमित परावर्तन होता है उससे। अब जानते हैं पेरिस्कोप के बारे में। देखिए पेरिस्कोप, ये इसमें है जो दो समतल, पेरिस्कोप में दो समतल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, दो समतल दर्पण का पेरिस्कोप इस तरह से बना हुआ रहता है, एक समतल दर्पण यहाँ, एक समतल दर्पण यहाँ, और इसको पानी के अंदर उपयोग किया जाता है, ठीक। तो इससे क्या होता है, अगर हम यहाँ से सतह से ही पानी के अंदर की वस्तु को देख सकते हैं, यहाँ से देखेंगे तो प्रकाश यहाँ से टकरा के यहाँ और ये वाली वस्तु को, या समुद्र के अंदर भी हम छिपकर ऊपर सतह वाली वस्तु को यहाँ से ही पेरिस्कोप की मदद से देख सकते हैं। और ये जो समतल दर्पण लगा हुआ रहता है वो 45 डिग्री के कोण पे लगा हुआ रहता है। और इसमें कितने, पेरिस्कोप में कितने समतल दर्पण लगे होते हैं, तो दो, एक यहाँ और एक यहाँ, दो समतल दर्पण लगे हुए रहते हैं। आगे है कैलिडोस्कोप। कैलिडोस्कोप है, इसको बहुरूपदर्शी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे रंग दिखाई देता है, इसीलिए इसको बहुरूपदर्शी भी कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे समतल दर्पण के बारे में जानेंगे। ये समतल दर्पण से जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वो काल्पनिक और आभासी प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक और आभासी, काल्पनिक को ही आभासी भी बोल सकते हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है ना। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार जो है वस्तु के बराबर ही, उतने ही आकार का उनका प्रतिबिंब बनेगा। समतल दर्पण में वस्तु की दूरी या प्रतिबिंब की दूरी समान होती है, ठीक है। मान लिया जाए यहाँ समतल दर्पण है और यहाँ इसका
प्रतिबिंब बन रहा। तो जितनी दूरी पे वस्तु है उतनी ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है हमेशा? तो समतल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, सीधा। किसी वस्तु की पूरी लंबाई देखने के लिए अगर हम किसी वस्तु को चाहते हैं समतल दर्पण में कि इसका पूरी लंबाई चाहिए हमको देखने के लिए, तो उस वस्तु की लंबाई का, किसी वस्तु की पूरी लंबाई देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए। ठीक है, मान लिया जाए हम किसी वस्तु को, अगर दर्पण की लंबाई, किसी वस्तु अगर 6 मीटर लंबा है तो दर्पण अगर 3 मीटर लंबा होगा तभी हम उस वस्तु को पूरा देख पाएंगे प्रतिबिंब में। अगर 3 मीटर से ज़्यादा छोटा होगा तो उस वस्तु को हम पूरा प्रतिबिंब नहीं देख सकते। कम से कम वस्तु से इसकी दर्पण की लंबाई आधी होनी चाहिए। अगर 3 मीटर से ज़्यादा है फिर भी देख सकते हैं, लेकिन अगर इसकी दर्पण की लंबाई 3 मीटर से कम होगी तो नहीं देख पाएंगे। अगर कोई व्यक्ति भी मीटर प्रति सेकंड की वेग से दर्पण की ओर दौड़ता है, मान लिया जाए ये दर्पण है ना, यहाँ एक व्यक्ति है और ये दर्पण की ओर दौड़ रहा भी मीटर प्रति सेकंड की ओर, ठीक, तो उसे अपने प्रतिबिंब 2 भी मीटर प्रति सेकंड की वेग से दौड़ता प्रतीत होगा। तो यहाँ जो इसका प्रतिबिंब बन रहा है ये इधर दौड़ेगा तो ये भी इधर प्रतिबिंब है तो इसी तरह से नजर आएगा, ये इधर दौड़ेगा तो इधर से भी नजर आएगा, तो ये भी और ये भी दोनों मिल जाएगा, तो इसको नजर आएगा कि वो मेरे से दुगना स्पीड से दौड़ता हुआ चला आ रहा है। आगे है, अगर समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमाते हैं, अगर समतल दर्पण को, ये जो दर्पण है अगर हम इसको थीटा कोण से घुमाते हैं तो परावर्तित किरण भी वो जो परावर्तित किरण होगी वो 2 थीटा कोण से घूम जाएगी। आगे है, अगर कोई 2 समतल दर्पण एक दूसरे से थीटा कोण पर हो तो उनके बीच बने प्रतिबिंबों की संख्या विषम होगी। ठीक है, अगर कोई 2 समतल दर्पण, ये देखिए ये 2 समतल दर्पण है, एक दूसरे से थीटा कोण पर हो तो उनके बीच कितने प्रतिबिंब, इनके बीच जो प्रतिबिंब बनेगी उनकी संख्या विषम होगी, हमेशा विषम में बनेगी। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है 360/थीटा, यानी मान लिया जाए कि दो जो समतल दर्पण है उसके बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक, तो हम 90 से भाग दे देंगे, ये हो जाएगा 4, लेकिन ये 4 तो सम है ना, और जो भी प्रतिबिंब बनती है वो विषम में बनती है, तो हम 4 में से 1 घटा देंगे तो कितनी प्रतिबिंब बनेगी? 3। ये वाले फार्मूला को याद रखना है। आगे, 2 समतल दर्पण को समानांतर रखने पर अनंत प्रतिबिंब का निर्माण होता है जिसमें दूसरा प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट होता है। क्या बोला? अगर 2 समतल दर्पण को हम लोग समानांतर में रख देते इस तरह से, तो इसके अंदर कितने कोण बन रहा है समानांतर पे? तो दोनों के बीच 0 डिग्री का कोण बन रहा है ना, तो 360 को 0 से भागा देंगे तो अनंत ही तो आएगा। इसीलिए 2 समतल दर्पण को समानांतर रखने पर कितनी प्रतिबिंब बनेगी? तो अनंत, जिसमें जो दूसरा प्रतिबिंब बनता है, सेकेंड नंबर का जो प्रतिबिंब बनता है वो सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। और अभी हम लोग ये पीछे देखे थे कि समतल दर्पण का ही उपयोग करके पेरिस्कोप में समतल दर्पण का ही उपयोग 2 जगह किया जाता था, और पेरिस्कोप का प्रयोग बंकर के अंदर छुपकर या समुद्र के अंदर छुपकर युद्ध करने के लिए किया जाता है ना। समुद्र के अंदर ही छुपे हैं लेकिन हम तो बाहर की वस्तु को देख रहे हैं, तो समुद्र के अंदर ही छुपकर या बंकर के अंदर छुपकर इसका उपयोग युद्ध के लिए किया जाता है। समुद्र नीला दिखाई देता है क्योंकि जब सूर्य से सफ़ेद प्रकाश पानी के अणुओं पर गिरता है तो केवल नीली रोशनी परावर्तित होती है और बिखरती है तथा हमारी आंखों तक पहुंचती है। समुद्र नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि ऊपर से मान लिया जाए ये समुद्र है ना, ये क्या है? समुद्र। तो ऊपर से जो सूर्य से प्रकाश आ रही है सफ़ेद रंग की, लेकिन ये समुद्र से जो परावर्तित हो रही है और ये हमारी आँख के पास जो पहुंच रही है
ये जो नीली प्रकाश है वही सिर्फ परावर्तित हो रही है और हमारी आँख वही नीली नीली रोशनी को ही देख रही है। तो ये समुद्र का जितना भी जल है वो नीला रंग दिखाई देता है। अणु द्वारा प्रकाश का अवशोषण तरंगदैर्घ्य और अणु के आकार पर ही निर्भर करता है। एक अणु तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को या तो वस्तु के आकार के क्रम के बराबर या उससे अधिक अवशोषित करता है। तो दोस्तों, ये कैसा लगा वीडियो एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही था और हम लोग मिलते हैं इससे आगे लेकर आएंगे अगले वीडियो में। ठीक है, आज भर के लिए इतना ही।